मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सराफत अली आपका भवन सिंह टीटी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर की पहला पेपर मैकेनिक्स, और पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, अपकेंद्रीय बल के बारे में पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था अपकेंद्रीय बल का प्रभाव। और अपकेंद्रीय बल के मैंने आपको कुछ डिफाइन करवाया था। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, Ff -2m ओमेगा क्रॉस r ऐसा होता है। और इसके लिए हमने ओमेगा क्रॉस r की गणना करी थी। क्या गणना करी थी एक बार बता दें। ओमेगा स्क्वायर r साइन लेमडा जेड स्केप माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस लेमडा के डेस केप। समीकरण नंबर कितनी थी हमारी? 4 थी। अब हमें ये समीकरण काम कहाँ पे आएगी? ये समीकरण ओमेगा क्रॉस आ गई। अब हमें ये काम कहाँ पे आएगी? हमने घूर्णी निर्देश तंत्र में, जो इससे पहले का टॉपिक था, उसमें हमने कोरिलेस बल की गणना की थी। कोरिलेस बल से पहले त्वरण की गणना की थी। घूर्णी निर्देश तंत्र में त्वरण रूपांतरण समीकरण निकाली थी। वो क्या थी, वो देख के बता। घूर्णी निर्देश तंत्र में त्वरण कि वहां सीधा यूज होता है इसका, वहां से हम त्वरण निकाल लेंगे और त्वरण आ जाएगा तो हम अपकेंद्रीय बल भी आ जाएगा। घूर्णी निर्देश तंत्र में त्वरण रूपांतरण समीकरण, बल रूपांतरण समीकरण से पहले एक समीकरण आई थी ए की फॉर्म में। क्या आई थी? आई थिंक ए डेस बराबर ए माइनस ओमेगा क्रॉस, कुछ ऐसा था समीकरण आई थी। ए माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी डेस माइनस ओमेगा क्रॉस आर ओमेगा क्रॉस आर। और ये हमारी समीकरण कौन सी थी? कितने नंबर की समीकरण थी पहले बता? 12 थी क्या उस टाइम पे? उसको छोड़ो। और ये हमें पता होना चाहिए कि पिछले हमने घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण निकाली थी, ये आई थी। हम इसको मान लेते समीकरण नंबर 5। अब देखो हम सीधा वैल्यू रख सकते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास क्या था, अपकेंद्रीय त्वरण, और ये क्या था, कोरिलेस त्वरण। ये त्वरण की समीकरण है, कोरिलेस त्वरण, ये अपकेंद्रीय त्वरण। अब मैंने जब शुरू में ये स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था जो बिंदु है वो क्या है, नियत है, गतिशील नहीं है। तो जब गतिशील नहीं है तो उसके लिए कोरिलेस त्वरण क्या होगा? 0। कोरिलेस त्वरण कहाँ लागू होता है? गतिशील पर ही लागू होता है। और अपकेंद्रीय गतिशील और स्थिर दोनों पे लागू होता है। जब बिंदु क्या हमारा कण क्या है, नियत है, तब ये कोरिलेस त्वरण क्या होगा? 0 होगा। ये तो इसका मान 0 हो जाएगा, बचेंगे ये दोनों। लिख आगे, इसमें लिख सकता है तू ए सी बराबर -2 ओमेगा क्रॉस वी डेस, क्या था तेरा? कोरिलेस त्वरण। और ए एफ माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ये क्या था? अपकेंद्रीय त्वरण। क्या था? अपकेंद्रीय त्वरण। और हमें पता है कोरिलेस त्वरण नियत कण के लिए क्या होता है? 0 होता है। सिर्फ हमें क्या देखने को मिलेगा? ये। अब इस स्थिति में ए डेस और ए का मान भी हमें निकाल सकते हैं। लिखिए, लिख। इसके नीचे नोट लगा के लिख लेना।
स्थिर कण के लिए कोरोलियस त्वरण स्थिर कण के लिए कोरोलियस त्वरण नहीं लगता, अर्थात कोरोलियस बल केवल गतिशील कणों पर लागू होता है। कोरोलियस बल हमेशा गतिशील पर ही लागू होगा, स्थिर पर लागू नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, अपकेंद्रीय बल स्थिर व गतिशील दोनों कणों के लिए लागू होता है। दोनों कणों के लिए लागू होता है। लिया? ये चीज तो याद रखने की है कि कोरोलियस बल सिर्फ क्या होगा, गतिशील बिंदु पे लागू होगा, गतिशील कण पे लागू होगा, और अपकेंद्रीय बल स्थिर और गतिशील दोनों पर लागू होगा। और हमने जो बिंदु P लिया था, कण लिया था, वो क्या था, नियत था। जब नियत है तो कोरोलियस बल क्या होगा, 0। अतः बिंदु P के लिए कोरोलियस त्वरण क्या होगा, AC बराबर 0। तो समीकरण किससे, 5 से। AC बराबर 0 हो गया, मतलब इस मिड टर्म का मान 0, तो क्या आ जाएगी, A डैश बराबर A माइनस ओमेगा क्रॉस R। ठीक है। यहां पर जो A डैश होगा वो आभासी गुरुत्वीय त्वरण होगा। क्या होगा, आभासी गुरुत्वीय त्वरण, और A होगा वो माइनस J लैम्डा माइनस वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान 0, कोरोलियस त्वरण 0 हो गया।
अब देखो ये हम मान लेते हैं समीकरण कौन सी आ गई 4, उसके बाद समीकरण आई थी क्या 5 आ गई ना, ये हो गई समीकरण 6। समीकरण 6 में समीकरण 4 से मान रखने पर ओमेगा क्रॉस का मान रख दें। समीकरण 6 में 4 से मान रखने पर मान रखेंगे तो ए डैश बराबर हमने क्या लिया है जी लेमडा जो आभासी त्वरण है, और ए बराबर जी माइनस इसकी जो दिशा को दर्शा रहा है, और ओमेगा क्रॉस की वैल्यू ये माइनस का साइन है, देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, इसको करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये प्लस का, तो ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमडा जेड स्केप ये प्लस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा के डैश केप, इसको मिटा देता हूँ। और यहां से जी लेमडा की वैल्यू और सोल्व करें तो इसमें भी के डैश है, इसमें भी के डैश है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो क्या बचेगा जी माइनस के डैश कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा और माइनस का के डैश के, इन दोनों से माइनस, एक तो इससे माइनस कॉमन ले लेते तो प्लस का, इसमें प्लस नहीं है माइनस नहीं है, माइनस कॉमन ले लेते तो ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लेमडा के डैश के बाहर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमडा जे डैश केप, ये समीकरण नंबर 7। अब जो शुरू में हमने एक डायग्राम बनाया था बिंदु के लिए, वो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा था, देखो यहाँ ये आर की फॉर्म में है, आर की फॉर्म में ना स्मॉल आर की फॉर्म में, स्मॉल आर जो हमने तल लिया था और उस बिंदु के कण के बीच की दूरी थी वही थी ना, जैसे कि हमने ये यहाँ पे सेंटर था ओ डैश और ये बिंदु की स्थिति पे, ये दूरी क्या थी स्मॉल आर, और पृथ्वी के केंद्र ओ था, इससे दूरी कितनी थी कैपिटल आर थी, इससे हम एक कैपिटल आर की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं आर का मान, ये 90 डिग्री है, ये था कितना, ये लेमडा नहीं था बाहर वाला लेमडा था, तो ये कितना था लेमडा था। हमने जो वैल्यू आई है हमारी स्मॉल आर की फॉर्म में है, तो कैपिटल आर की फॉर्म में लाना चाहे तो आ सकती है क्या, कॉस लेमडा बराबर क्या होगा, इसमें हमारा क्या दिखाई दे रहा है आधार है, ये करण लंब है नहीं, लाल बट्टा कक्का, आधार और करण दोनों दिए हुए हैं तो कौन सा लगाएंगे कोस लेमडा बराबर आधार बटे करण, आधार कितना है स्मॉल आर और करण कैपिटल आर, तो स्मॉल आर बराबर आर कॉस लेमडा, यहां आगे लिख देते हैं चित्र से त्रिभुज ओ डैश पी में, ओ डैश पी में हम डायग्राम ही बना लेते हैं साथ में, ये ऐसा कुछ डायग्राम था, ये तो था ओ, ये ओ डैश और ये पी स्थिति, इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल आर, ये कैपिटल, ये बाहर वाला कोण लेमडा था तो ये लेमडा। अब इस डायग्राम को ऐसा उल्टा भी तो बना सकता है ना एक बार कैलकुलेट करने के लिए, ये हो गया लेमडा पी पर है ये ओ डैश और ये ओ, ये हो गई स्मॉल आर और ये हो गई ये स्मॉल आर ये कैपिटल आर, सही है। यहां से कॉस लेमडा निकालते हैं तो आधार बट्टेकरण आर अपॉन कैपिटल आर, कोस लेमडा बराबर स्मॉल आर बटे कैपिटल आर, तो आर बराबर क्या जाएगा आर कोस लेमडा, ये हो गई समीकरण नंबर 8, मतलब इसका मान हमें इसमें रखना है, ठीक है। तो समीकरण 8 से समीकरण 7 से कहते हैं समीकरण 7 से रखेंगे मान तो क्या आएगा जी लेमडा बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर
आर की वैल्यू रखेंगे, आर कोस लेमडा, एक तो कैपिटल आर तो आ गया, ठीक है, ये भी कोस लेमडा, कोस स्क्वायर लेमडा लिख दूं, कोस स्क्वायर लेमडा माइनस का के डेस केप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू आर, और ये साइन लेमडा और ये कोस लेमडा, तो कोस लेमडा साइन लेमडा साथ में जेड एस केप लिख ले। ये डायग्राम तुझे याद है ना, कहां से लिया है? ये तो आ गया इसका गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब हम जब किसी भी सदिश का परिमाण निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? अब यह मान लो हमारे पास जी लेमडा एक राशि आ गई, इसका परिमाण निकालना हो तो ये मिटा दो। अब ये मान लेते समीकरण नंबर तो यहाँ पे हमें मॉडुलस निकालना है, इसका परिमाण निकालना है। क्या होगा परिमाण? जब शुरू में मैंने स्थिति सदिश पढ़ाई थी तो r बराबर हमारा क्या था? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के ऐसा आया था। जब मॉडुलस r निकाला था तब क्या आया था? स्थिति सदिश हट गए, एकांक सदिश हट गए थे और इनका स्क्वायर, ऐसा कुछ याद है? स्थिति सदिश की जब गणना करी थी शुरू में, जब हमने निर्देश तंत्र स्टार्ट किया था, कार्तीय निर्देश तंत्र में हमने स्थिति सदिश निकाला था, ठीक है। किसी भी सदिश का परिमाण निकालते हैं तो जो इसको एकांक सदिश है उनको हटाकर, मतलब उसको उसी से गुणा करते हैं। आई कैप को आई कैप से करेंगे 1 आ जाएगा, आर को आर मतलब अक्स को अक्स से करेंगे अक्स स्क्वायर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो मॉडुलस कैसे आएगा बताऊं एक बार? नहीं समझ में आया ना, मैं बता देता हूँ। देख, जब मान लेते हैं सपोज r बराबर क्या था हमारा? एक्स आई के प्लस वाई जे के, ठीक है। अब मॉडुलस r निकालना है। अब मान लेते हैं कि दो सदिश हैं, एक तो x है एक y है, डॉट प्रोडक्ट है दोनों का, एक x सदिश है, इसको भूल जाओ एक बार, x तो ले लिया हमने, ए और बी ले लेते हैं, एक a सदिश है एक b सदिश है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का मॉडुलस, और जब डॉट हो तो क्या आता है? कॉस थीटा, ये आता है कंफर्म। ए डॉट बी ये हो गया। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? मतलब एक सदिश का परिमाण निकालना है। अगर मैं मान लूँ ए और बी सदिश क्या है? दोनों बराबर है। पहले तो ये सदिश थे, एक तो ये ए था ये बी था। ए सदिश की हमें मान लो कोई वैल्यू दी हुई होगी, बी की कुछ वैल्यू दी हुई होगी। अगर मैं बोलूँ ए और बी सदिश दोनों बराबर है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे क्या? एक दूसरे के ऊपर होंगे। थीटा कोण कितना होगा? 0 डिग्री होगा। दोनों बराबर होंगे, सेम होंगे। तो हमने मान लिया कि दोनों सदिश क्या है? ए और बी बराबर है। और किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो मैं यहाँ ये आर डॉट आर लिख दूँ और इधर मॉडुलस आर लिख दूँ। कोस थीटा कितना होगा? कोस 0 डिग्री। आर डॉट आर इसकी वैल्यू रखूँ, इसकी वैल्यू रख दूँ, इसकी वैल्यू रखेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और इस आर की जगह भी यही वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बराबर मॉडुलस आर। दोनों परिमाण है तो मॉडुलस आर का स्क्वायर आ जाएगा ना। दोनों परिमाण ही तो है, कोई नीतांक होगा, कोई नीत राशि होगी। 2 गुणा 2 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। वैसे आर दोनों का मॉडुलस है तो आर स्क्वायर। कोस 0 का मान 1 इसके बराबर ही आ रहा है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट गुणा करना है। इसको इससे गुणा करेंगे
एक्स को एक्स से गुणा करेंगे, आई कैप को आई कैप से, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में सेम का मान कितना होता है, उसके अलावा बाकी जीरो। आई कैप को आई कैप से गुणा किया, एक आ गया, एक लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स को किससे करेंगे, इससे, आई कैप को जे कैप से करेंगे, जीरो, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर वाई को इससे करेंगे, जे कैप को आई कैप से करेंगे, जीरो, ये भी जीरो हो गया। फिर इसको इससे करेंगे, वाई को वाई से करेंगे, वाई स्क्वायर, और जे कैप को जे कैप से करेंगे, एक बराबर किसके, मॉडुलस आर स्क्वायर के। तो मॉडुलस आर बराबर कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक अंक हट गए और इनका वर्ग हो गया, वर्ग हो गया ना। इसी प्रकार हम इसका निकाल सकते हैं कि सीधा माइनस के डे स्केप है, जे डे स्केप है। अगर इसको इसी से गुणा कर दें तो जे कैप के कैप वाला के कैप से गुणा होगा, और जे कैप वाला जे कैप से गुणा का होगा, मतलब इन दोनों के जो नियतांक है इनका स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ठीक है, सीधा लिख रहा हूं मैं। अब तो समझ में आ जाएगा ना मॉडुलस परिमाण कैसे निकालेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा, कोस स्क्वायर लेमडा, इस पूरे का स्क्वायर, प्लस इस पूरे का स्क्वायर और ऐड ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा साइन लेमडा और इसका स्क्वायर निकाल लेगा। इसको सॉल्व करते हैं आगे, और ये तो स्क्वायर ओपन नहीं करते, ऐसा का ऐसा रखते हैं, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, ओमेगा की घात 4, 2 है, स्क्वायर करेंगे 4, आर का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर लेमडा साइन का स्क्वायर लेमडा। अब मैंने ओमेगा की कुछ वैल्यू लिखवाई थी, याद है, ओमेगा की जब ये हमने आपके अंदर ये त्वरण स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने बताया था कि कोणीय त्वरण ओमेगा की वैल्यू बताई थी 2π/t, ओमेगा बराबर 2π/t, और इसको सोल्व करके हमने एक वैल्यू निकाली थी 7.29 गुणा 10 की घात -5 रेडियन पर सेकेंड, ये वैल्यू आई थी ना हमारे यहाँ पर। क्या ओमेगा की घात 4 है, अगर मैं इस ओमेगा की घात 4 करूँ, इसकी भी घात 4, 7.29 की घात 4 गुणा 10 की घात -5 है, और इसकी घात 4 करेंगे माइनस के, ये आएगा ना, मतलब इसकी वैल्यू कितनी छोटी हो गई, बहुत छोटी हो गई। इसको क्या मान सकते हैं हम, जीरो के, किसको, इसको लगभग जीरो के बराबर मान सकते हैं, किसको, ओमेगा की घात 4 को लगभग जीरो के बराबर मान लेंगे। अगर जीरो के बराबर मान लेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो, क्योंकि जीरो को इसके साथ गुणा करेंगे जीरो, और प्लस करेंगे, जीरो को प्लस करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जीरो हो गई, बच गई कौन सी, ये समीकरण, अरे लगभग ये तो क्या हो गई, जीरो हो गई। तो हमारे पास क्या बचेगा, जी लेमडा बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा की घात 2 प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं, स्क्वायर से रूट कर सकता है। तो गुरुत्व आभासी गुरुत्व त्वरण कितना आ जाएगा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा। ये जो समीकरण होगी वो किसको दर्शाएगी, आभासी गुरुत्व त्वरण को। मैंने पहले लिखाई थी जी लेमडा, जो ए डैश था वो किसको दर्शा रहा है, आभासी गुरुत्व त्वरण को, और माइनस जी था के डैश के साथ, वो क्या था, वास्तविक गुरुत्व त्वरण। लिख ले जी के डैश, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ क्या चल रहा है, ये के डैश तो चल रहा है ना, के डैश चल रहा है, ठीक है, वो लिखा नहीं होगा क्योंकि हम एस निर्देश तो काम ही नहीं ले रहे ना, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश ही काम ही ले रहे हैं।
ये हो गई समीकरण नंबर 10। और समीकरण 10 किसको दर्शा रही है? घूर्णन के कारण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव को प्रदर्शित प्रदर्शित करती है। थोड़ा सा ये गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। क्योंकि ये आभासी गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है, वास्तविक नहीं है, जो गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करेगा। और ये लगभग बराबर है, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक था, थोड़ा तो नहीं, बस कुछ वैल्यू याद रखनी थी। ओमेगा और आर की वैल्यू निकालनी थी शुरू में, फिर ओमेगा क्रॉस आर करना था, फिर उसको वापस ओमेगा से मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास ये जो आभासी त्वरण की रूपांतरण समीकरण थी उसमें मान रखने थे, फिर उसके बाद उसका मॉडुलस परिमाण निकालना था। तो समीकरण 10 पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। और यहाँ पर देखो जी कांस्टेंट है, गुरुत्वीय त्वरण कांस्टेंट होता है, ओमेगा कांस्टेंट है, त्रिज्या कांस्टेंट है। जो आभासी गुरुत्वीय त्वरण वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेमडा पर डिपेंड कर रहा है। लेमडा के क्या क्या मान हो सकते हैं? जैसे कि हमने वो बिंदु लिया था पृथ्वी के, जैसे कि ये केंद्र से जो कोण बना रहा है वो जो हमने मान लिया था लेमडा, इस पे डिपेंड कर रहा है। ये कण यहाँ पे है या ऊपर है, ठीक है। तो 2-3 कंडीशन है, केस है, वो हम पढ़ लेंगे बाद में। तो लेमडा का मान 0 डिग्री भी हो सकता है। 0 डिग्री हुआ तो मतलब इसके क्षैतिज रेखा पे है कण, ठीक है। 90 डिग्री हुआ तो इसके ऊर्ध्वाधर पे है कण, और ये मिड में भी हो सकता है, ठीक है। 2-3 केस हैं, वो भी पढ़ेंगे। तो लेमडा का मान कैसे कैसे वेरी करता है वो लिखना। ये इधर वाला लिख लिया, मिटा दो।
समझ में आया ही नहीं आया? आ गया समझ में? ये मॉडुलस निकालने वाला थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इसको वापस इसी से गुणा करना होता है, ठीक है। फिर स्क्वायर होता है, इधर रूट में चला जाता है। और के डेस को के डेस के करेंगे मल्टीप्लाई तभी एक आएगा। उसके अलावा बाकी जगह के डेस को अगर जे कैप से करेंगे तो 0 आ जाएगा, जे कैप को के कैप से करेंगे 0 आ जाएगा। मतलब इसको इसी से गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो स्क्वायर, और इसको इससे गुणा करेंगे इसका भी स्क्वायर, और इधर स्क्वायर आता है वो अंडर रूट में चला जाता है, ठीक है। अब 2-3 केस है, एक केस तो मैं करवा देता हूँ, बाकी कल कर लेंगे ना। अब जो आभासी गुरुत्वीय त्वरण है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लैम्डा पर डिपेंड हो रहा है। अगर यही कण कोई लैम्डा कोण पे नहीं हो कि ये हो कि इसकी जो हमारी क्षैतिज रेखा थी उसके ऊपर हो, मतलब भूमध्य रेखा पे हो, केस फर्स्ट, यदि कण भूमध्य रेखा पर हो, तब लैम्डा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री। भूमध्य रेखा जहां ये मूल बिंदु था O और यहाँ पर कण, तो दोनों के बीच में जो एंगल यहाँ से आ रहा था ये 0 हो गया, तो लैम्डा बराबर 0 अतः जी लैम्डा मॉडुलस बराबर क्या आएगा? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस 0 डिग्री, तो जी माइनस कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। जी लैम्डा बराबर कितना आ गया? याद आएगा, ठीक है। और केस सेकंड, यदि कण कहाँ हो, यदि कण ये भूमध्य रेखा है, क्षैतिज रेखा, ऊपर वाला बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है। अगर कण कहाँ हो? ध्रुव पर उपस्थित हो। यदि कण ध्रुव पर उपस्थित हो तो क्या होगा? लैम्डा कितना होगा? 90 डिग्री। तब आता जी लैम्डा बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है? कोस 90 की वैल्यू 0, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो जी लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? ओनली गुरुत्वीय त्वरण के बराबर आ जाएगा। तो ध्रुव पर जी के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके नीचे लिखता है ध्रुव पर जो आभासी त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, या इसके त्वरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। एक केस और रह गया, केस 3। अगर कण कहाँ हो? थीटा बराबर कितना हो? 0 हो गया, 90 हो गया, 45 डिग्री भी हो सकता है। कण कहाँ हो? 0 पर भी नहीं है, 90 पे नहीं है, कण कहाँ बीच में हो, उस टाइम पे आभासी त्वरण पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताना हो। अभी करवाऊँ या बाद में? आगे वाली क्लास में करवा देंगे ना। अभी आप तो आज के लिए इतना ही। जो एक बाकी केस रह गया वो पढ़ेंगे हम अगली कक्षा में। थैंक यू।